Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news आपके civil services examination से related है उसको discuss करेंगे and we'll see the news in a very simpler way and in a way that it is important for your civil services examination. So let's get started. So these are the list of the topic that I'll be discussing with you. Today is 8th of August. So the first topic is boosting demand and the minimum wages. Sri Lanka parliamentary poll results. The third topic is vaccine tie-up for India. 4G restoration in the JNK. And the last topic is task of digitalizing India. So these are some of the important topics from Indian Express as well as from the Hindu. And apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video. और वीडियो के अंत में जो कल के जो सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन और करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा. सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू गेट करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चंस. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. Now the first topic is boosting demand and the minimum wages. This is there from the Indian Express. और इसमें बात की गई है मिनिमम वेजेस को लेकर के. एंड ड्यूरिंग जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसके वजह से जो लेबर्स की जो पार्टिसिपेशंस वो भी कम हुई है एंड एट द सेम टाइम जो उनकी जो वेजेस हैं उसमें भी काफ़ी रिडक्शन देखा गया. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस तरह के जो पॉइंट्स है वो आपके एसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम दिस टाइप ऑफ टॉपिक कैन बी रेलिवेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 and 2. तो दोनों में ये इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम फेस हुई है ड्यू टू कोविड-19 शॉक, और सिर्फ स्ट्रक्चरली नहीं, इकोनॉमिकली, हेल्थ, उसके 3 वर्टिकल्स हैं. आप उस वर्टिकल्स पे देख सकते हो 3 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स पे इम्पैक्ट हुई है. एंड पेंडेमिक हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द जॉब्स especially for the all class and all section of the society and the income of the lower people, especially income भी सभी लोगों की, चाहे वो 10% हो, 20% हो, या किसी की स्लैश करके हाफ कर दी गई है, या someone has completely lost his job. तो income level has completely collapsed and India's growth story has been driven by the demand generated. इंडिया की जो growth है that is more of a demand generated economy, right? मिनिमम वेजेस की अगर बात करें दैट मस्ट बी सेव्ड बाय द एम ऑफ इन्हांसिंग द इनकम एंड द कंजप्शंस. तो मिनिमम वेजेस की जो बात की गई थी, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की भी बात की गई कोविड-19 के टाइम में, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू प्रमोट द यूबीआई, राइट. बट यहाँ पे जो बेसिकली इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में लिखी गई है, वहाँ यही बात की गई है कि जो मिनिमम वेजेस है दैट शुड बी प्रमोटेड and this would aim to enhance the income and the consumption pattern in the economy and in the sector. Now बात करें periodic labor force survey 2018-19 की. So this is again very important for your examination and precisely a direct question can be asked in the prelims examination. So data from the periodic labor force survey जो है वो हमें बताती है कि less than 10% of the workforce are engaged in their regular formal job. So सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्मल जॉब कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तरीके से काम कर रहे हैं, और जो कि इंगेज्ड हैं एक बेसिकली ऐसे अमाउंट पे जो कि मिनिमम वेज से ऊपर आती है. तो दे आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली समवेयर क्लोज टू 26,000 रुपीज़. तो ये सबसे हायर ब्रैकेट है इनफॉर्मल सेक्टर में एवरेज में, राइट. उसके बाद अगर बात करें 14% लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल जॉब में इंगेज्ड हैं और उनकी जो मंथली अर्निंग है दैट इज ओनली 9,500. सो दिस इज बिलो द मिनिमम वेजेस विच इज एस्टिमेटेड. स्टैंडर्ड जो मिनिमम वेज की एस्टिमेशन है उससे काफ़ी कम है ना. उसके अलावा अगर बात करें जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो कैजुअल वर्कर है उनकी जो परसेंटेज है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 50% है इंडिया में, और जो कैजुअल वर्कर है दे आर 24%. एंड दीज वर्क फॉर आर ऑल्सो रेस्पेक्टिवली हैव द एवरेज इनकम ऑफ 8,400 पर मंथ, राइट. और अगर मैं बेसिकली बात करूँ जो वैसे वेज जो कैजुअल वर्कर है जो डेली बेसिस पे अपना पैसा अर्न करते हैं पर डे के बेसिस पे, उनकी एवरेज डे की सैलरी अगर लगाई जाए तो दे आर अर्निंग समवेयर क्लोज टू 209 रुपीज़. And the casual worker who are unlikely to receive the work on the every day of the month are in the bottom of the employment structure. तो अगर आप employment structure की बात करोगे तो सबसे नीचे पायदान पे जो आती है वो आती है कैजुअल वर्कर्स की, राइट. दे आर द पीपल, दे आर नॉट वेरी श्योर वेदर दे विल बी अर्निंग द मनी और नॉट. इनका जो एवरेज है वो पर डे का 209 रुपीज़ है. और सबसे जो ऊपर है वो है अपने बेसिकली जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं, राइट. वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं और इसकी जो तादाद है वो सिर्फ 10% के आसपास है. दे आर अर्निंग क्लोज टू 26,000 रुपीज़ पर मंथ.
नाउ हाउ द इनकम इंक्रीज इन द मिड इनकम पीपल, कैसे ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि जो मिड इनकम जो पीपल्स हैं उनकी अर्निंग को बढ़ाया जा सके, राइट? तो द फर्स्ट वुड बी इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी दैट इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। दूसरी पॉइंट है दैट इज द स्ट्रक्चरल चेंजेस नीडेड दैट वुड अलाउ द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ द लो वेजेस वर्कर्स। जो हमारे लो वेजेस वर्कर है जिनका जो ILO जो रिपोर्ट्स है, जो बेसिकली पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दे आर ओनली अर्निंग 2009 रुपीज़ पर डे। तो इसको बढ़ा करके समवेयर क्लोज टू जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है अगर मैं बताऊँ ILO की तो वो 320 के आसपास है, और दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी अर्न बाय अ मिनिमम लो वेज वर्कर्स। And another way of achieving this would be by raising the minimum wage। जो minimum wage है that is the worst of workers, उनको वहाँ पे बढ़ा करके कुछ लंबे इंक्रीजमेंट की करने की जरूरत है, और अगर सरकार चाहे तो स्टिमुलस पैकेज के थ्रू भी इस अमाउंट को कंपनसेट कर सकती है। Now the Code Wage 2019 that seeks to universalize the minimum wages and extend them to the unorganized sector। सो यहाँ पे ये पॉलिसी तो बनाई गई है सरकार की तरफ से, बट अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन जो चैलेंजेस है वो ज़रूर हाईलाइट करना होगा आपको, क्योंकि दिस इज समथिंग इंडिया इज फेसिंग। इम्प्लीमेंटेड अभी नहीं हुई है, द पॉलिसी हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड बट द एग्जैक्ट अमाउंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हैज़ अ मेनी लूप होल्स। ना बात करें इंट्रा इंडिया की अगर डिसप्रपोर्शनेट हिसाब से, तो लार्ज शेयर ऑफ जो कैजुअल वर्कर है दे आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। जो हमारा एक्चुअली इंडिया इज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं चाहे वो रियल स्टेट में हो या और भी किसी दूसरे काम पे, दैट इज समवेयर क्लोज टू 40%, राइट? तो रेजिंग द मिनिमम वेजेस कैन अगेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनहांसिंग देयर अर्निंग्स। The second would be at the present मनरेगा की जो वेजेस है दे आर नॉट कवर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मनरेगा जो कि सोशल सिक्योरिटी इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए एक सबसे बड़ी प्रोग्राम मानी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे कोविड-19 के बाद जो पार्टिसिपेशन है वो 3 टाइम्स तक बढ़ चुकी है, राइट? तो इसको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर लाने की ज़रूरत है। एंड इंडिया की जो मिनिमम वेज है दैट हैज़ टू बी सपोर्टेड एंड शेप्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन टू इंश्योर बेयर सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ, right? This would be very important. Now this would create not just the dynamic linkages with the consumption of the better worker off, but also it will allow for the updating the minimum wages every year। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड-19 को ध्यान में रख करके वेजेस बढ़ाए जाए, बट जो कंजप्शन पैटर्न है, जो इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंगली और हर साल या हर 2 साल पे रिविजन करने की भी ज़रूरत है मिनिमम वेजेस पे। 2 साल पे भी नहीं तो कम से कम 5 साल एक ऐसे मिनिमम फ्लोर ईयर होंगे जिसके बाद एक रिविजन मैंडेटरी होगी। So these are some of the important suggestions. Now coming to the other topic, that is Sri Lanka parliamentary poll results. As you know that the Sri Lanka has witnessed a poll election, legislative वहाँ पे parliamentary elections हुई हैं, और जो महिंद्रा राजापक्षे है he has been shown as again the prime minister of the country। देखते हैं यहाँ पे कुछ important point। तो श्रीलंका की जो ruling party है श्रीलंका Podujana Peramuna, right? The SLPP has secured 2/3 of the majority, 2/3 of the majority मिली है इनको recent parliamentary elections में। और ऑफिशियली जो डेटा आई है उसके हिसाब से पार्टी हैज़ रिसीव्ड 6.8 मिलियन ऑफ द पॉपुलर वोट, और दे हैव विन ट्वाइस। बेसिकली इलेक्शंस जो थी वो 2 बारी पोस्टपोन्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। जो SLPP है दे हैव ऑब्टेन्ड 60% ऑफ द टोटल वोट फ्रॉम द वोट वाज कंटेस्टेड। तो 100% में इनकी जो टोटल वोट इनको मिली है वो 60% के आसपास है, और एक ह्यूज पार्लियामेंट्री विन हुई है बिकॉज इट हैज़ एनेबल द प्रेसिडेंट एंड हिज ब्रदर, क्योंकि जो महिंद्रा राजापक्षे हैं उनके भाई गोतब्या राजापक्षे ही इज़ अ प्रेसिडेंट, तो बोथ ब्रदर इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, राइट? सो दे आर वर्किंग क्लोज इन कोऑर्डिनेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ द श्रीलंका। सो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से चीज़ों को डायनेमिक रूल लाना है या किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी है, जो 19 अमेंडमेंट है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में ये दोनों मिलकर काम करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, हाउ इश्यूज रिलेटेड टू 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, क्या इश्यूज रिलेटेड थे 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के।
तो इवन बिफोर द पोस्ट जो राजापक्षे ही इज अ प्रेजेंट ही हैज बीन सेलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. सो ही हैज वॉच द चेंज की जो 19 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि 2015 में लाया गया था, उसको फॉर्मर गवर्नमेंट में जो बेसिकली जो प्रेसिडेंट की जो टेन्यूर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको कम करने के लिए बात की गई है. एंड स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जो भी वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी और ज़्यादा पावर देने की बात की गई है. तो मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्या है 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. तो सबसे पहले जो 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दैट हैज़ रिस्टोर the Westminster framework of relationship between the head of the state, PM and the parliament. So this is very important for a democratic country कि ये तीनों के बीच में समावेश, जो तालमेल है, जो सिमेट्री है, that has to be maintained. This is very important for a country which has a democratic setup, right? So the first and the foremost thing. Now the second would be that it curtailed the power of the president under the 1978 constitution, जो originally 18th amendment act में लाई गई थी. तो जो power है president की वो कम करती है. Now the third point is that 19th amendment has created a dual executive. किस तरह से? It has made the president position secure and from the arbitrary action of the president, right? कभी भी president चाहे तो इसको ऐसी prime minister को हटा नहीं सकते हैं. Now this will ensure to bring reform and independence in the judiciary and the polices. जो वहाँ की जो पुलिस सर्विसेज है, जो वहाँ की पुलिस है, या जो हमारी जो वहाँ की जो जुडिशरी है श्रीलंका की, उसमें कहीं ना कहीं और इंडिपेंडेंसी और इम्पारिटी ज़्यादा आएगी. उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से काम करने को मिलेगा, ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाएगा. Now curb and the check in the president power to dissolve the parliament has again been reduced and 2 term of the president election has been restored. पहले क्या था, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 2 years तक ही डिफाइंड है, उसके आगे थर्ड टर्म आप कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन. नाउ द सेम हैज बीन रिस्टोर्ड इन द श्रीलंका, और जो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 years to 5 years. जिस तरह से इंडिया में 5 years डिजाइंड है, उस तरह से श्रीलंका में भी वापस इसको रिस्टोर किया गया. सो 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और अगर आप मेंस लिख रहे हैं या कुछ इस तरह से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाएँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे. Now the other point is vaccine tie-up for the India. We have discussed yesterday also about the US firm के साथ जो हमारी tie-up हुई है. आज इसके बारे में और कुछ न्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें. तो Serum Institute of India has announced that it has entered into the new partnership with the Gavi, and the Gavi basically is the Vaccine Alliance and the Bill and the Melinda Gates Foundations, right? तो ये दोनों मिल के काम कर रही हैं, Melinda Gates Foundation and Gavi. So India has proven track record of manufacturing safe and cost-effective vaccine not only for India but also for the other countries. चाहे वो बात की जाए भारत बायोटेक की, राइट? जो भारत बायोटेक है, या फिर जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, चाहे वो जाइडस कैडिला हो, ये सारी जो भारत इंडिया की जो सबसे बड़ी ड्रग्स मैन्युफैक्चर कंट्री मतलब जो फर्म्स हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट किए हैं ग्लोबली भी. सो दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन एंड ड्रग्स. नाउ एडवांटेजेस की अगर बात करें इस पार्टनरशिप की, तो द न्यू पार्टनरशिप हैज़ एम्स टू एक्सलरेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी अप टू 100 million doses ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन. और ये बेसिकली इंडिया के अलावे जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, जैसे केनिया, युगांडा, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी प्रोवाइड की जाएगी. और जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, they are coming with a strategic investment fund, so that would provide the risk funding to the $150 million to the Gavi. तो Gavi को ये पैसा देंगे और इस पैसे को फर्दर यूज़ किया जाएगा टू सपोर्ट SII Serum Institute of India टू मैन्युफैक्चरिंग द पोटेंशियल जो हमारी वैक्सीन की जो कैंडिडेट है उसके बारे में, एंड फ्यूचर प्रोक्योरमेंट ऑफ द वैक्सीन इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. और इस कोलैबोरेशन से इट वुड प्रोवाइड एन अपफ्रंट कैपिटल टू द SSI. जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट से पूरी की जा सकेगी, एंड इट विल हेल्प टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द SII. अगर बात करें SSI की, तो SSI ने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कोविड-19 की, उसके प्राइस को $3 के आसपास पर डोज रखा है. तो $3 वुड बी समवेयर क्लोज टू बेसिकली 240 रुपीज़. तो देखना होगा उस समय क्या प्राइस है. दिस इज समथिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें और भी एडिशनल कॉस्ट लग के क्लोजली आई एम थिंकिंग पर्सनली दैट 1000 रुपीज़ के अंदर इसकी वैक्सीन मिल जाएगी लोगों को. नाउ द पार्टनरशिप विल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी मिलियन ऑफ डोजेज, 100 मिलियन डोजेज बनाने की बात की गई है, जिसको
इनिशियली इंडिया में और जो लो जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें दिया जाएगा टिल मिड ऑफ द 2021। तो अभी 2020 तक तो कोई वैक्सीन नहीं आने हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, बट जो मिडिल ऑफ 2021 है उस समय तक सभी लोगों को वैक्सीन मुहैया हो जाएगी। नाउ SSI और गैवी की अगर बात करें कुछ दूसरी इंगेजमेंट की इसके अलावे, तो पहले भी इंगेजमेंट हो चुकी है इन दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में, एंड दे हैव मैन्युफैक्चर्ड वेरियस ड्रग्स। दे हैव प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मेनिंजाइटिस, सीवियर डायरिया, निमोनिया एंड मीजल्स। तो इन पे ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल काम किया हुआ है पहले भी। ना बात करें 4G रिस्टोरेशन इन द JNK, दिस इज देयर फ्रॉम द हिंदू। तो 4G को लेकर के JNK में काफ़ी बातें की गई है, वहाँ पे अभी भी 2G सर्विसेज ही इनेबल किया गया है, 4G सर्विसेज नहीं दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न। तो उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिपोर्ट्स मांगे हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन वेदर द 4G इंटरनेट सर्विस कुड बी रिस्टोर्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर। और जो फॉर्मर बेसिकली जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू साहब, उनका कहना था कि देयर इज नो ट्रबल इन द रीजन एंड 4G कैन बी रीस्टोर्ड। तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी बिटवीन द पर्सन हु इज एक्चुअली रूलिंग द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। गवर्नर साहब का कहना है कि 4G रिस्टोर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज वी आर नॉट गिविंग द 4G सर्विसेज, राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या एक्चुअल क्लैरिटी है और आप कब तक 4G दे पाएंगे, ये हमें रिपोर्ट में बताएं। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज सेड देयर इज नो डिफिकल्टी इन रिस्टोरिंग द 4G। नाउ कंटेम्प्ट की अगर बात करें, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो दिस पिटिशन फाइल्ड बाय द फाउंडेशन फॉर द मीडिया प्रोफेशनल, एक NGO है जिन्होंने बेसिकली कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 मई को रिव्यू करने के लिए, राइट, कि जो ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन आपने लगाया है JNK में उसमें उसकी क्या फीजिबिलिटी क्या है, कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हुए लगाई गई है, टेररिज्म को देखते हुए लगाई गई है, क्या इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है, उसके बारे में रिपोर्ट मांगी। और जो लास्ट हियरिंग हुई थी 28 जुलाई को, तो सेंटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि दे वुड वेरीफाई द रिपोर्ट कि 4G के इनेबल जो सर्विसेज हैं वो हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वैली में। Now this would there was no record कि जो पब्लिक डोमेन में कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कमेटी, जो स्पेशल कमेटी की बात की गई थी पहले भी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस मैटर को देखेगी कि जो ऑनगोइंग इंटरनेट स्पीड की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी कितनी है और अगर वो रिस्टोर हो सकती है तो कब तक रिस्टोर हो सकती है। तो इसके बारे में भी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे एक डायरेक्टिव दिया था, एक डायरेक्शंस दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि जो कोर्ट की जो आदेश है उसकी अवहेलना करना, नॉट अबाइडिंग बाय द जजमेंट और द डायरेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज अ कंटेम्प्ट, राइट। Now the other topic is task of digitizing the India, basically जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है इंडिया में उसको लेकर के बातें की गई है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया है और इसको बेसिकली जो सुंदर पिचाई हैं गूगल के जो हैं उनको ये एड्रेस करते हुए ये चीज़ें बताई गई है कि कैसे दिस कैन बी अगेन वेरी हेल्पफुल, राइट। सो दिस इज समथिंग डिजिटलाइजेशन हैज़ बिन मार्क्ड। Now India is among the top 2 countries globally that is behind the China and the dimension of the digitalization adoption, right? तो ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन पे जोर देने की ज़रूरत है और इंडिया वर्ल्ड की दूसरी ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा बेसिकली जोर रहा है। गवर्नमेंट ने भी 2015 में एक प्रोग्राम लाया था जहाँ पे डिजिटलाइजेशन प्रमोट की गई थी, एक डिजिटल एम्पावरमेंट करने की बात की गई थी, राइट। तो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग। गवर्नमेंट ने पहले ही डिजिटलाइजेशन पे काम करने की कोशिश की है एंड डिजिटलाइजेशन इज इनएविटेबली मीन्स ऑफ टैकलिंग द एक्सट्रीम एक्सेस गैप। जो भी गैप्स हैं चाहे वो रूरल या अर्बन इंडिया में हो उसको फिलफिल करने के लिए डिजिटलाइजेशन काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। तो ये जो एडिटोरियल लिखी गई है वो सुंदर पिचाई को एड्रेस करते हुए कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस ला सकती है गूगल इंडिया में, क्योंकि गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई उनको ये चीज़ें एड्रेस की गई है, राइट। नाउ ओनली 21% ऑफ द वुमेन आर यूजिंग मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया और दिस इज वाइल द परसेंटेज ऑफ द मेन इज ट्वाइस दैट द नंबर, और जो मेंस की परसेंटेज है वो क्लोज टू 42% है, राइट। नाउ डिजिटल रियलिटीज़ की बात करें तो इंडिया के जो वर्कफोर्स है दे आर मोस्टली इनफॉर्मल और रूरल इंडिया में जो 2/3 ऑफ द की जो कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन है वो लिव करती है और जो क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन है दे आर ओनली यूजिंग द
इंटरनेट एक्सेस। तो डिफरेंसेस है डिजिटल एक्सेस को लेकर के, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। अगर बात करें जो डिजिटल एक्सेस की जो डिफरेंसेस है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम्स हैं, बट कि इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। एक इंटरनेट यूज़ करने के लिए यू नीड टू बी एजुकेटेड, राइट। आप सिर्फ यूट्यूब और जो भी ऐसे सोशल मीडियाज़ हैं, यूजिंग दैट यू कैन नॉट बी एन एजुकेटेड पर्सन, यू डू नॉट हैव, सिर्फ उसको यूज़ करने से यू आर नॉट यूजिंग डिजिटल नो, जो इंटरनेट उसकी आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट इज समथिंग विच हैज़ टू बी यूज फॉर द रिसर्च वर्क एंड अदर नो पर्पसेज एज वेल। ओनली सोशल मीडिया यूजिंग इज नथिंग दैट यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तो जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसके वजह से भी जो हमारी सर्च इंजन है या जिस तरह से आप इंटरनेट की यूज़ करते हैं उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Now India recognize that the internet as a human right। इंडिया में लोगों ने इंटरनेट को एज ए ह्यूमन राइट माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू प्राइवेसी और इंटरनेट की यूजेस पे कोई ऐसी अपनी जजमेंट नहीं दी है, बट दिस इज अ नोशन दैट इंटरनेट इज एन ह्यूमन राइट हियर इन इंडिया। और मोबाइल फोन हैज़ बीन द सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट फॉर दीज पीपल एंड द वर्कर्स। देखो होता क्या है कि व्हेन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट दे हैव अ कैपेसिटी, लाइक अगर मैं छोटे तबके के लोगों की बात करूँ, पीपल हु आर माइग्रेंट और कहीं वो दूसरे जगह पे रहते हैं, तो दे कैन यूज़ इंटरनेट फॉर द यूपीआई ट्रांसफर। कोई एक सब्सटैंशियल एक अच्छे चीज़ों पे यूज़ किया जा सकता है, राइट। और ओनली 22% ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द मार्केट के जो माइग्रेंट जो रेमिटेंसेस हैं, दे हैव बीन एक्सेस टू बैंक विद इन 1 किलोमीटर। तो अगर बैंकिंग उनके एरिया में नहीं भी है, अगर किसी वो दूसरे दूर शहरों में भी अगर उनकी बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो इंटरनेट इज समथिंग विद थ्रू ऐप दे कैन हैव द एक्सेस टू द बैंकिंग। बट एट द सेम टाइम उस चीज़ों के लिए उन लोगों को एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नाउ रिपोर्ट्स की अगर बात करें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो रिपोर्ट के मुताबिक जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो जो डिजिटल एल्ड ओ जैसे जो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें लाने की ज़रूरत है, नंदन निकलनी है। इन्होंने कहा था कि जो इंटरनेट में जो डेटा है दैट विल बिकम रिच बिफोर इंडिया बिकम इकोनॉमिकली रिच। तो उन्होंने एक बेसिकली स्टेटमेंट के थ्रू बताने की कोशिश की है कि किस तरह से डेटा कितना रिच हो चुका है इंडिया में। एंड विथ 650 मिलियन इंटरनेट यूजर, अ लॉट ऑफ डेटा रिचनेस हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जिस्टेड इन इंडिया। तो जो एक्सपीरियंसेस है विद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप, जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप है, उसके बारे में लोगों को काफ़ी डिस्कम्फर्ट हुई थी क्योंकि ओपन सोर्सेज आरोग्य सेतु ऐप के नहीं बताए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। बाद में गवर्नमेंट ने उसके ओपन सोर्स दिया क्योंकि डेटा प्राइवेसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द पर्सनल डेटाज, राइट। सो डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैन क्रिएट जॉब। तो हमें इस जगह पे काम करने की जरूरत है जहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ जो जॉब ओरिएंटेड जो वैक्यूम है उसको भी फुलफिल किया जा सके। और मैं ये बता दूं कि हमने एक आंसर राइटिंग चैलेंज स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और उसके आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें, जहाँ पे इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं अपने कल के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स की तरफ। तो जो पहला सवाल है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, और एक्सप्लेनेशन है कि द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and the member of the legislative assembly of the state and the union territories of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment process of the president and they can participate in the election। तो ये स्टेटमेंट कई बार लोगों को कंफ्यूज करती है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लें। And the impeachment of the president is a quasi-judicial procedure in the parliament। So the source of the reference for this explanation is from the M Polity Lakshmikant, right? This is from Indian Polity by the Lakshmikant। Now the question 2, this is the correct option here is C। Under the prompt corrective action, bank are mandated to cut the lending rate of the corporate, forcing on the concentration of the loan of the certain sector। उसके बाद जो prompt corrective action है जिसको PCA भी कहते हैं, is an RBI suggested measures that can be taken by the banks for the certain financial indicators like capital adequacy ratio NPA जो है इस लेवल पे। उसके अलावा जो PCA है they have also restricted from opening the new branches and paying the dividends। So the source of the explanation is PIB and the Hindu। बढ़ते हैं अपने आज के MCQ सवाल की तरफ। तो जो पहला सवाल है वो आपके स्टैटिक पोर्शन ऑफ कल्चर से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विजयनगरा पेंटिंग इवॉल्व द पिक्टोरल लैंग्वेज फिगर इन द 2-dimensional ऑब्जेक्ट। और जो ट्रिची वॉज द न्यू कैपिटल ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी। तो विजयनगर डायनेस्टी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंडियन कल्चर, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन whether the correct option is A, B, C or D। Whatever you feel is the correct answer, do participate and write your answer in the comments down below। Now the second question is from the modern history, that with reference to the charter of 1600 consider the following statement।
It granted the East India Company the exclusive privilege of trading through the Cape of Good Hope, जो एक route बनाई गई थी, and the governor of the company can be the sole administrator in providing the charter. So this is again a very significant and important question in terms of the prelims examination that can be asked in the modern India section, right? So you have to choose the correct option, that is A, B, C and D. So do participate, write your answer in the comments down below and let us know how many of you know the correct answers, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.